हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हमारे चैनल पर आए हैं आज पहली बार, तो दोस्तों सबसे पहले ये लाल रंग का बटन दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज यहाँ पर हम जो है जैव विकास के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप जानते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे इसमें लैमार्किज्म है और जर्म प्लाज्म थ्योरी है, जनन द्रव्य सिद्धांत है और डार्विनवाद है। बहुत सारे इस तरह से कुछ थ्योरीज हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज इस सिलसिले में जो है हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लैमार्कवाद यानी कि लैमार्किज्म। दोस्तों लैमार्कवाद जो है एक थ्योरी थी। लैमार्क जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, ये प्रकृति शास्त्री थे। इनका जो 1754 में इनका पहली बार जन्म हुआ और 1829 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों इन्होंने अब एक बुक भी लिखी थी, इस पर हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आप देखिए, मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और इसको एक स्टोरी की तरह सुनिए और जो चीज़ आपको सही लगती है उसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों लैमार्क उद्विकास के इतिहास का एक सबसे बुद्धिमान, यहाँ तक कि यूँ कह सकते हैं कि एक चमकता सितारा था। ठीक है, उनका कार्य जो है यानी कि लैमार्क का कार्य उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष के बाद पहचाना गया। ठीक है, जब तक वो जीवित थे तब तक उनके कार्य को ऐसी कोई खास महत्व नहीं मिला। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद जो है उनके कार्य को पहचाना गया। दोस्तों लैमार्क वे प्रथम जो है प्रकृति शास्त्री थे जिन्होंने उद्विकास का सामान्य सिद्धांत दिया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी फिलॉसफी जूलॉजिक, जो 1809 में प्रकाशित हुई थी। उसी बुक में उन्होंने जो है उद्विकास का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित करवाया था। उनके उद्विकासी सिद्धांत को जो है हम कुछ पॉइंट देकर यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिसकी हम चर्चा करेंगे वो होगा जीवन के आंतरिक बल से जीव के आकार का बढ़ना। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जो है अंगों के उपयोग और अनुपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है जीव पर, इस पर उन्होंने बोला था, उस पर हम बात करेंगे। अगला है जंतु में आवश्यकता अनुसार नई संरचनाओं की उत्पत्ति, उन्होंने इसके बारे में बताया, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन के आंतरिक बल से जीव के आकार का बढ़ना। तो दोस्तों लैमार्क ये मानते थे कि जीवों में कुछ आंतरिक बल होते हैं। ठीक है, तो जीवों में कुछ आंतरिक बल होते हैं जो कि स्थायी रूप से कार्य करते हैं और ये लक्षण जो है यही लक्षण होते हैं जो जंतु को आकार में बड़ा बनाते हैं। ये मानना था लैमार्क का। इस तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। जीवों के आकार में जो वृद्धि होती है, जीवों का जो आकार बढ़ता है उस आधार पर। दूसरा उन्होंने कहा था अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का प्रभाव। तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों लैमार्क के विचारों के अनुसार लगातार उपयोग आने वाले अंग या जो भी संरचनाएं होती है वो आकार में बड़ी और विकसित हो जाती हैं। ठीक है, और इसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वे अंग जो बराबर उपयोग में नहीं आते हैं वो ह्रासित हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। जैसे धीरे धीरे अगर कोई अंग है उनका उपयोग होता जाता है तो वो वृद्धि करते हैं, वो संरचनाएं आकार में बड़ी होती जाती हैं, विकसित होती जाती हैं। और अगर जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है तो वो खत्म हो जाते हैं, ह्रासित हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं या खत्म भी हो सकते हैं। और ये प्रक्रिया जो है काफ़ी धीमी होती है और क्रमिक होती है, एक क्रम से होती है। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने इनका समर्थन अनेक अच्छी तरह ज्ञात उदाहरणों के द्वारा किया था। जैसे उन्होंने अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिराफ का। जैसे कि आप सभी जानते हैं जिराफ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा था कि लंबी गर्दन वाले जिराफ पेड़ों से भोजन प्राप्त करने के परिणाम थे। जब भोजन की कमी होने लगी तो जिराफों ने क्या किया, पेड़ों पर से पत्तियां चुनना शुरू किया। धीरे धीरे जो है वो गर्दन ऊंची उठाकर इस तरह से गर्दन का प्रयोग ज़्यादा करने लगे। तो कहने का मतलब उनकी गर्दन जो है विकसित होती चली गई और वो लंबे होते चले गए।
और उसके बाद जो है उन्होंने कुछ निश्चित पक्षियों के पंख, जैसे रेटिटी के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया। रेटिटी में जो है अपने पंखों का उपयोग लंबे समय तक नहीं हुआ और इस वजह से जो है वो विकसित नहीं हो पाए। देखो क्योंकि इसलिए उनके पंखों का उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी खतरनाक दुश्मन नहीं थे, उनके खतरनाक दुश्मन नहीं थे रेटिटी के, और उनके जो भोजन की प्रचुरता थी वो काफ़ी थी, यानी कि भोजन उनकी प्रचुर मात्रा में उनके लिए वहाँ पर था। इसलिए उनकी उड़ने की क्षमता जो है धीरे धीरे कम होती गई, इसके पंख अवशेषी हो गए और यानी कि हम इसे कह सकते हैं ये उड़ान रहित पक्षी बन गया। ठीक है, तो आप इस चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उड़ान रहित स्थिति पंखों के उपयोग न होने के कारण इसकी उपार्जित की गई, यानी कि उपार्जित इसके लक्षण इनमें इसको हम गिन सकते हैं। उसके बाद अगला जो था, उन्होंने कहा कि जंतु में आवश्यकता अनुसार नई संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस नियम के अनुसार जंतु में प्रत्येक अंग और संरचनाएं जो है कुछ लगातार आवश्यकताओं के कारण विकसित होती रहती है। देखिए एक अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। जिस स्थान पर जो जीव रहता है वहाँ की आवश्यकता के अनुसार, वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को, अपने शरीर को ढालता है। ठीक है, तो इसी तरह से जंतु में प्रत्येक अंग और संरचना कुछ लगातार आवश्यकताओं के कारण विकसित होती है। जैसे जैसे उनके शरीर को, जैसे जैसे उनको आवश्यकता होती है उनके अनुसार जो है उनका शरीर विकसित होता जाता है। तो इस तरीके से जो है कुछ लगातार आवश्यकताओं के कारण विकसित होते जाते, और वो ये मानते थे कि इन पर वातावरण का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा सक्रिय होते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये अपनी पर्यावरणीय दशाओं के द्वारा प्रत्यक्ष प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अनुकूलन जो वहाँ पर होता था, अनुकूलन की वजह से यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती थी। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस पर जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में। जो भी लक्षण जो है एक जीव ने उपार्जित किए अपने जीवन में, उनको आगे ट्रांसफ़र करने, अपने संतान में ट्रांसफ़र होने की उन्होंने के बारे में उन्होंने क्या कहा उस पर देखते हैं। तो दोस्तों इसमें लैमार्क ने कहा था कि वे सभी लक्षण जो जीवन में एक बार उपार्जित किए जाते हैं वे उनकी संतानों में वंशानुगत होते हैं। यानी कि एक बार जो लक्षण तुमने उपार्जित कर लिए तो वो उनकी संतान में जो है परिलक्षित होते हैं, यानी कि उनकी संतान में ही वंशागत होते हैं, यानी कि संतान में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इनके कुछ आलोचना हुई। ठीक है, तो आलोचना इसकी की गई, इनकी क्रिटिसिज्म हुआ, तो कुछ लोगों ने इनके कार्य का जो कार्य था उस पर कुछ बुराइयां निकाली। लेमार्की के कार्य की सबसे बड़ी बुराई ये थी कि यह बहुत अधिक सैद्धांतिक था। ठीक है, सैद्धांतिक था, बहुत अधिक थ्योरेटिकल था, और इसे सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं थे। ठीक है, कोई भी प्रमाण नहीं थे इसे सिद्ध करने के लिए। इनके विचार केवल सैद्धांतिक थे, परंतु प्रायोगिक रूप से इनका कोई आधार नहीं था। इन्हें अनेक कार्यकर्ताओं की आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। इसमें से हम कुछ का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ कार्यकर्ताओं का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें इस सिलसिले में जो है इस विचार को सबसे गहरा आघात देने वाले वैज्ञानिक का अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले नाम आता है वीज़मैन का। ठीक है, वीज़मैन का जो है सबसे पहले नाम आता है। वीज़मैन ने जननद्रव्य की सततता का सिद्धांत दिया था, जो यह बताता है कि केवल वही लक्षण या गुण वंशागत होते हैं, यानी कि केवल वही लक्षण या गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं जो प्राणी के जनन द्रव्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो प्राणी के जनन द्रव्य से यानी कि जर्म प्लाज्म से रिलेटेड होते हैं, और कायिक कोशिकाओं में उपस्थित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स में जो लक्षण होते हैं वो वंशागत नहीं होते, वो ट्रांसफर नहीं होते, ये उन्होंने कहा था। किसने? वीज़मैन ने। दोस्तों लेमार्क, यदि लेमार्क के कहे अनुसार उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती, ठीक है, दूसरा उन्होंने लॉजिक दिया कि यदि लेमार्क के कहने के अनुसार उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती तो संपूर्ण विश्व जो है लंगड़े, अंधे और विकृत लोगों से भरा होता, क्योंकि ये भी उपार्जित लक्षण होते हैं। ठीक है, अगर किसी के माता पिता अगर लंगड़े हैं, विकृत हैं, तो उनके बच्चों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होती। अगर उन्होंने कहा कि उपार्जित, क्योंकि ये भी तो उपार्जित लक्षण है, तो ये तो नहीं जाते दूसरी पीढ़ी में, तो उन्होंने ये लॉजिक दिया जिसके अनुसार उन्होंने आलोचना की। तीसरा ये पॉइंट निकाला गया कि कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर दिया गया है कि संतान द्वारा अंग भंग भागों की वंशागति नहीं होती। इनके अनेक पीढ़ियों तक प्रयास किया गया, तो इसका जो है अनेक पीढ़ियों तक इसका प्रयास किया गया, इसको देखने का प्रयास किया गया, तो ये देखा गया कि अंग भंग भागों की वंशागति नहीं होगी। किसी के
हाथ कटा है, मुंह कटा है, लिप कटा है, पैर कटा है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन ऐसी नहीं होगी कि उनका भी कोई कटा ही अंग प्राप्त हो। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कुछ आलोचना इसके बारे में भी की गई थी। दोस्तों लैमार्क का दूसरा और तीसरा नियम इसमें से अधिक सही है, इनमें से सबसे अधिक सही है दूसरा और तीसरा नियम, किंतु ये उद्विकास का अकेला कारण नहीं है। वीजमैन का वंशागत का नियम प्रायोगिक रूप से लैमार्क के चौथे नियम से उल्टा है, उसके ही विपरीत माना जाता है। फिर अनेक कार्यकर्ताओं ने लैमार्क का समर्थन भी किया और उनके नियमों को रूपांतरित किया। इसे नव लैमार्कवाद कहा जाता है। ठीक है, लैमार्कवाद और नव लैमार्कवाद ये दो चीज़ें हैं। तो उन्हीं के जो नियम हैं उनका कुछ समर्थन भी किया, उनको थोड़ा थोड़ा चेंज करके उन्होंने नई रूप में प्रस्तुत किया, उसे नव लैमार्कवाद कहा जाता है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं, अगर हम उनके बारे में डिस्कस करें तो उनके नाम हैं जैसे कि जिन्होंने उनका समर्थन किया ना, तो वो हैं कोप है, हीकल है, जर्मन सावत है और गैडो है और स्पेंसर है। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लैमार्क के सिद्धांतों का समर्थन किया और उनके नियमों को कुछ बहुत परिवर्तित करके, चेंज करके और उसको नए तरीके से दिया, जिसको नव लैमार्कवाद नाम दिया उन्होंने। तो ये था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं और बाकी लोगों तक शेयर भी करें। और उसके बाद आज लैमार्कवाद है, कल को हम जो है इसमें जनन द्रव्य सिद्धांत यानी कि जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।